Assalamualaikum everyone and welcome to Ola Doc YouTube channel. My name is Zainab Tariq and I'm your host of the evening. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे पॉडकास्ट अपना लेके आए हैं विच इज़ सम मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट ओरल हाइजीन. हम हमेशा अपनी ओरल हाइजीन को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं और जब तक कोई मसला बन ना जाए हम डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं समझते और यहीं पे हम गलती करते हैं. हमें अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल हमेशा रखना चाहिए और इसी हवाले से कुछ शक है जो आज हम क्लियर आउट करना चाहते हैं कि उनमें कितनी हकीकत है और कितना जो है वो झूठ है. That's why we invited a very prestigious doctor with us, Dr. Umar Amin. Thank you so much for joining us and Thank you giving us so your much. time. So I really want to tell the audience that Dr. Umar is practicing for last 8 years in the field of dentistry and he's been with us for more than 2 years now. ओला डॉक के साथ काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं. हमारे साथ ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा अपनी इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट्स भी ओला डॉक के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं. So once again, thank you, sir. And I would like to ask, how is it going in the field of dentistry? कैसा चल रहा है? लोग क्या मसले लेके आ रहे हैं आपके पास? क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हेयर. और डेंटिस्ट्री के हवाले से यही कि जब तक लोगों के साथ मसले रहेंगे डेंटिस्ट्री चलती रहेगी. और उसकी बड़ी वजह आपने शुरू में भी बता दी कि नेग्लिजेंस कह लें या प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होना या फॉर ग्रांटेड लेना अपनी डेंटल हेल्थ को, वो काफ़ी बड़े एक मामलात हैं जो डेंटल डिजीज़ में और सारे इश्यूज़ में असरअंदाज होते हैं. नॉर्मली जिस तरह हम देखें रूटीन में लोग हाइजीन से उतना कंसर्न नहीं है और उसके बाद जो इश्यूज़ आते हैं जैसे डेंटल डिकेज़ हैं, बैड ब्रेथ है और गम्स इश्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है जो कि नज़रअंदाज होते रहते हैं अनलेस कि वो बहुत क्रॉनिक स्टेज पे ना जाएं या बहुत एडवांस स्टेज पर कोई तकलीफ़ ना पैदा करें. लोग उस पर गौर नहीं करते. तो इसी तरह इन्हीं सब को टैकल करते हुए डेंटिस्ट्री चल रही है. और उम्मीद करता हूँ कि हम लेस प्रिवेंटिव मेजर ज़्यादा करें, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स ज़्यादा करें रैदर देन जो दूसरे आपके सीरियस इश्यूज़ हैं या कह लेंगे जो डिकेड टूथ हैं उनकी एक्सट्रैक्शंस हैं या दूसरे मामलात हैं, उसकी निस्बतन सबकी ख्वाहिश यही है कि प्रिवेंटिव मेजर्स हों ताकि एडवांस स्टेजेस पर डिजीज़ ना ही बने. सही है. सो सर मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी. हम बड़ा एक वर्ड सुनते हैं विच इज़ कॉल्ड ओरल हाइजीन, बड़ा कॉमनली यूज़ होता है, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? हाइजीन जो है एक मेंटेनेंस ऑफ क्लीनिनेस है. अब ओरल हाइजीन का मतलब ये है कि मेंटेनिंग द क्लीनिनेस ऑफ योर ओरल कैविटी. और इसमें सिर्फ दांत ब्रश करना नहीं आ जाता. लोगों में अक्सर यही होता है कि सिर्फ हमने ब्रश कर लिया तो ओरल हाइजीन मेंटेन होगी. ऑब्वियसली योर ओरल कैविटी हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग योर टीथ, योर गम्स, योर टंग, योर मसल्स एंड म्यूकोसा. एवरीथिंग इंक्लूड्स इन द ओरल कैविटी. और ऑब्वियसली इट्स अ गेटवे टू द हेल्थ. आप जो खाएंगे, जिस तरह से खाएंगे, जिस तरीके से खाएंगे, वो आपकी हेल्थ पे असरअंदाज होगा. इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर टीथ और मे यू हैव डिकेड टीथ, यू कैन नॉट च्यू प्रॉपरली. ठीक है, आप ठीक तरह से चबा नहीं सकते. जब ठीक तरह से चबा नहीं सकते तो ठीक तरह से हज़म भी नहीं कर सकते एंड दैट विल लीड टू अदर हेल्थ इश्यूज़. तो मेंटेनिंग ओरल हाइजीन मीन्स कि आपने सिर्फ ब्रशिंग नहीं करनी, आपने रिंसिंग भी करनी है, आपने फ्लॉसिंग भी करनी है और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपने रेगुलर चेकअप्स भी करवाने हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हम वी आर अनअवेयर ऑफ आवर इश्यूज़ अनलेस इट टर्न्स पेनफुल. ठीक है, तो हाइजीन इज़ एन प्रैक्टिस. ओरल हाइजीन मेंटेनेंस इज़ अ प्रैक्टिस कि जो आप रूटीन में करते हैं. इट्स नॉट समथिंग यू डू वंस अ वीक और वंस अ मंथ. तो उसमें रेगुलर चेकअप्स भी हैं कि आप एटलीस्ट आफ्टर 3 months एक चेकअप करवा लें. ठीक है, एक चेकअप करवा लें कि जो आपके बाद के इश्यूज़ को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकता है. सही है. बट हमारा तो वो यूनिवर्सल मसला है ना कि हम तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते. हाँ जी. हम घर पे टोट के करना चाहते हैं. हाँ जी. अच्छा सर, जिस आप बता रहे हैं कि once 3 months और मे बी 6 months यू शुड गो टू अ डेंटिस्ट. तो ऐसा क्या है जो आप जाके डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं तो चेकअप होता है? क्योंकि बड़ा लोग घबराते हैं. ये बहुत ज़्यादा वो भी बना हुआ है एक कि नहीं डॉक्टर स्केलिंग कर देंगे, दांतों में खला बन जाएगा. तो उसके हवाले से ये व्हाट्स योर स्टांस ऑन इट? देखें, स्केलिंग के हवाले से तो काफ़ी आते हैं. जो मेरे पास भी जितने पेशेंट्स आते हैं उनका यही होता है कि नहीं डॉक्टर साहब स्केलिंग से दांत तो नहीं ख़राब हो जाएंगे या कुछ ऐसा इश्यूज़ तो नहीं आ जाएंगे कि जिससे हमारे दांत वीक हो जाएं. ऐसा नहीं है. और स्केलिंग एक टोटली एक हार्मलेस प्रोसीजर है. ठीक है, जो कि एक समझ लें कि क्लीनिंग है
एक इन क्लिनिक क्लीनिंग है आपके गम्स की, आपके टीथ की, जिसमें आप कैलकुलस प्लाक वगैरह सब कुछ रिमूव करते हैं और उससे स्पेसिस नहीं आती। वो कुछ एडवांस पेरियोडोंटिक कंडीशंस होती हैं जिसमें वो प्रॉब्लम्स आते हैं और वो प्री एग्जिस्टिंग होती हैं, वो स्केलिंग की वजह से नहीं होती। सही। ठीक है। और जो आपने पहले बात की कि हम चेकअप में क्या करें, तो इट्स जस्ट अ जनरल चेकअप कि उसमें हम क्या करेंगे कि वी विल सी कि आर ऑल द टूथ आर इन प्रॉपर कंडीशन, कोई उसमें कैविटी, कोई ऐसा अनयूजुअल स्टेन तो नहीं है, आपकी टांग पे कोई ऐसी कोई ग्रोथ तो नहीं है विच कैन माइट लीड टू सम कैंसरस थिंग्स। ठीक है, वो चेक करना होता है। आपकी मसल्स प्रॉपर हैं, आपकी जो बाइटिंग है वो प्रॉपर है, कोई आपकी टीएमजे जो आपका जॉइंट होता है जो जॉ का, जो आपको च्यूइंग मूवमेंट में हेल्प देता है, सारी आपकी एक्टिविटी करता है, उसमें तो कोई इश्यूज़ नहीं आ रहा। तो इट्स जस्ट अ जनरल चेकअप। अगर उस फेज़ पे या उस पॉइंट पे अगर आप कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दैट कुड हेल्प द पेशेंट अलॉट। सही है। And one of the very common myths about dental checkups या dentist treatments are very expensive. ये एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर वो अलमिया बन गया है कि नहीं नहीं बड़े पैसे लग जाएंगे। So, क्या कहना चाहेंगे कि इस पे? एक फेमस कोट भी है कि डेंटिस्ट्री इज़ नॉट एक्सपेंसिव बट नेग्लिजेंस इज़। Yeah. तो जो शुरू में मैंने अभी बात की कि अगर आप इनिशियल स्टेज पर ही देख लेते हैं तो यू विल रिक्वायर सब प्रिवेंटिव मेजर्स, नॉट द ट्रीटमेंट। सही है। And what is the right age to start, oral hygiene maintenance? बचपन या टीनेज या क्या कब से? एवरी एज इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे ही एक बच्चे के मुंह में दांत आना शुरू होते हैं तब से हाइजीन मेंटेनेंस ज़रूरी हो जाती है। अब इस पर भी हम बात करेंगे कि हर एज ग्रुप के क्या इश्यूज़ रहते हैं, और ऑब्वियसली हर एज ग्रुप ही इम्पोर्टेंट है डेंटल इश्यूज़ के लिए और डेंटल हाइजीन मेंटेनेंस के लिए। ठीक है। अच्छा सर, देयर इज वन ऑफ द कॉमन इशू जो लोग बड़ा फेस तो नहीं कर मैं कहूँगी, जो फील करते हैं कि जब वो स्केलिंग या पॉलिशिंग कराते हैं तो वो जो ऑब्वियसली ग्राइंडिंग भी होती है उसके अंदर और चीज़ें होती हैं, क्लीनिक होती है, तो लोगों को लगता है कि दांत पतले हो गए हैं या कमज़ोर हो गए हैं। उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें सच्चाई नहीं है, ये मैं आपको बताता चलूँ, दैट्स अ मिथ और मिसकंसेप्शन। पतले नहीं होते ना वो ख़राब होते हैं, ना कोई लेयर उतरती है। देयर इज़ अ थिंग, हम एक मैं फ़र्क बताता चलूँ। ग्राइंडिंग एंड स्केलिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। ग्राइंडिंग आप एक लेमैन टर्म है, सिंपली समझ लें। देयर आर डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एवरी पर्पस। जब हमने टीथ को ओपन करके रूट कनाल करनी है, एट दैट टाइम वी यूज़ आवर हैंड पीस विच इज़ द पर्पस ऑफ कटिंग द टूथ, विच इज़ डिज़ाइन टू कट द टूथ। लेकिन जो स्केलर्स होते हैं, अब तो नई टेक्नोलॉजीज़ में एयर स्केलर्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, सिंपली आपको बताऊं, वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस पे होते हैं। तो वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो टूथ एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इट्स हार्डर देन बोन। ठीक है, टूथ बहुत हार्ड होता है, वो वाइब्रेशंस टूथ को नहीं किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती। जो वो करती क्या है, वो जो अल्ट्रासोनिक स्केलर्स हैं, वो जो उसके ऊपर जमा हुआ प्लाक या कैलकुलस होता है, हार्ड कैल्सिफाइड जो आपका होता है स्ट्रक्चर, वो सिर्फ उसको तोड़ती है, उसको तोड़ के क्लीन करती है, उससे दांत को कोई नुकसान नहीं होता। और रही बात दांत ऐसे पतले क्यों नज़र आते हैं या इस तरह, क्योंकि वो स्पेसिस सारी कैलकुलस ने कवर की होती है और गम रिसेशन हो जाती है अक्सर मामलात में, मतलब मसूड़े कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसको मेक इट सिंपल के आम अल्फाज में मांस खोरा कहते हैं कि मांस कम होने लग गया है मसूड़ों का। तो उसकी वजह से दांतों की स्पेसेस विजिबल होना शुरू हो जाती हैं, जो कि एक नेचुरल स्पेस होती है दांत के अंदर। सही। अच्छा मुझे आप ये बता सकते हैं कि एक इंसान है जो पूरी प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखता है, दिन में 2 दफा ब्रश भी करे, लेकिन उसके फिर भी इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, तो उसकी क्या रिस्क फैक्टर्स या कॉजेज हो सकते हैं? इज इट जेनेटिक या उसकी कोई लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीजें हैं जो चूज कर रहा है जिसकी वजह से उसको डेंटल इश्यूज हो रहे हैं? दिस कैन बी मल्टी फैक्टोरियल। जो आपने बात की जेनेटिक की भी, लाइफस्टाइल की भी, दे आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप ब्रशिंग कर रहे हैं, फिर हमने देखते हैं कि आया वो ठीक ब्रशिंग भी कर रहे हैं या नहीं। ब्रशिंग की रूटीन से ज़्यादा ब्रशिंग की टेक्निक मैटर करती है और टाइम ऑफ द ब्रशिंग मैटर करती है। हमारी मोस्टली प्रैक्टिस होती है कि अर्ली मॉर्निंग हम मतलब जब उठते हैं तो हम ब्रशिंग करते हैं, नॉर्मल लोग। ठीक है, लेकिन द प्रॉपर प्रैक्टिस इज़ वी शुड ऑलवेज ब्रश आफ्टर मील्स। क्योंकि देखें हमने जब जो भी खाया उसके पार्टिकल्स, खाने के ज़रात हमारे दांतों में कहीं ना कहीं स्टक होंगे।
उसके बाद ब्रशिंग करने का ही असल फ़ायदा है। प्लस उसके साथ साथ जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि ब्रशिंग इज़ नॉट द ओनली thing we can do in oral hygiene maintenance. We need to floss, we need to rinse properly, we can use mouthwashes, we can use simple water for rinsing. और उसके अलावा जैसे आपको बताया टाइम ऑफ द ब्रशिंग, अभी आजकल के लाइफस्टाइल में ऑड टाइमिंग्स में खाना, स्नैकिंग और लेट नाइट खाते रहना, इट्स मेकिंग थिंग्स वर्स। ये चीज़ें हैं। फिर जेनेटिक फैक्टर्स भी काफ़ी होते हैं, कईयों के जेनेटिकली फ्रेजाइल टूथ होते हैं, जो कि बहुत सी कंडीशंस हैं, उनकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, मेडिकल कंडीशंस भी हैं, हेल्थ, अदर हेल्थ इश्यूज, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एंड पीपल हु लाइक स्मोक्स एंड चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, च्युइंगम चबाने की लोगों को बड़ी आदत होती है, पान वगैरह, तो उसमें क्या 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 इश्यूज डेवलप होते हैं लोगों के दांतों में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर एक लेस एग्रेसिव चीज़ से शुरू करें तो बैड ब्रेथ, स्टेन्स, और अगर मोर एग्रेसिव पे जाएं तो पेरियो इश्यूज़, मतलब गम के इश्यूज़ आ जाएंगे, गम की इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, लूजनिंग ऑफ टूथ आ सकते हैं एडवांस स्टेजेस पर। और अगर स्मोकिंग और इसमें पान च्यूइंग के बारे में करें तो दैट ऑब्वियसली लीड्स टू कैंसर। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस इज़ द लीडिंग कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, राइट। और ये पान च्यूइंग में और स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो सर देयर इज अनदर ह्यूज इशू व्हिच बैड ब्रेथ। लोगों को बहुत ज़्यादा इसका मसला आता है एंड पीपल डोंट इवन रियलाइज कि उसके क्या क्या वजह होती है। उनको लगता है अच्छा आज मैंने दांत ब्रश नहीं किए हैं, अभी मैं करूँगा मेरी बैड ब्रेथ चली जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स दैट ईजी प्रॉब्लम। सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ द बैड ब्रेथ प्रॉब्लम एक्चुअली इज़ एंड क्या क्या उसकी वजूहात होती हैं, कैसे हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बैड ब्रेथ या जिसे हेलिटोसिस कहा जाता है, बिल्कुल। इट्स अ कॉमन एंड इशू, और इट इज़ मल्टीफैक्टोरल। सिर्फ ब्रशिंग ना करना इसका इसका कॉज नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे जीआईटी, मतलब कई गट इश्यूज़ हैं या स्टमक इश्यूज़ जिसको सिंपली बोल लें, उससे प्रॉब्लम आते हैं। गर्ड एक कंडीशन होती है जिसमें एसिड रिफ्लक्स होता है, मतलब जिनको एसिडिटी रहती है, उसकी वजह से बैड ब्रेथ रहती है। कैलकुलस, डेंटल हवाले से बोले, कैलकुलस का लगा रहना, या जिस तरह मसूड़ों का ख़राब होना, गम कंडीशंस ख़राब होना, तो उसमें एक कांस्टेंट एक ब्लीडिंग टाइप कंडीशन भी रहती है लोगों में, वो बैड ब्रेथ का कॉज बन सकती है। और जैसे ग्रोइंग एजेस में या जैसे प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं, उनमें हार्मोनल चेंजेस एक बैड ब्रेथ का इशू बन सकती है। तो इसका रिजॉल्व किया जा सकता है, बट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज़ कॉजिंग द बैड ब्रेथ। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन पीपल में जो अगर स्केलिंग आपकी नहीं है, कैलकुलस का बिल्डअप ज़्यादा है या गम इश्यूज़ हैं, तो दैट कैन कॉज बैड ब्रेथ, बट देन देयर आर स्पेसिफिक केसेस विच लीड टू अदर थिंग्स। सही है, बट ब्रशिंग ट्वाइस अ डे एंड यूजिंग माउथ माउथ एंड वॉश, फ्लॉसिंग फ्लॉसिंग, योर टूथ, बेसिकली अपनी प्रॉपर ओरल हाइजीन से आप इसको खत्म कर ख़त्म कर सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट सर। सो मैं आपसे कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स पूछूंगी। ठीक है। वैसे तो टॉपिक ही हम मिथ्स एंड फैक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन आई आस्क सम बेसिक थिंग्स एंड मुझे आपने बस ये बताना है कि इज इट अ मिथ और इज इट अ फैक्ट। ये हमारा छोटा सा सेगमेंट होता है। सो मेरा सबसे पहला मिथ मैं आपसे ये पूछूंगी कि ब्रशिंग ट्वाइस अ डे इज इनफ। I would say it's adequate but not enough. मैंने जैसे बताया कि ओरल हाइजीन मेंटेनेंस रिक्वायर्स मोर देन ब्रशिंग, जिसमें फ्लॉसिंग भी है, रिंसिंग भी है, एंड अदर, एंड यू नो लुकिंग आफ्टर व्हाट यू ईट, व्हाट टाइप ऑफ फूड एंड व्हाट टाइम यू ईट। Brushing twice is adequate but not enough. बट लेट्स से इट्स अ मिथ। It's a myth. राइट, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज कि यू कांट गेट कैविटीज इफ यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। It's true. इट्स अ फैक्ट कि वाटर से फ्लशिंग एक्शन रहता है, क्लीनिंग हो जाती है कुछ हद तक, तो इट इज़ ट्रू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज कि वाइटनिंग टूथपेस्ट आर बेटर देन रेगुलर टूथपेस्ट। No, it's a myth. इट्स अ मिथ। It's a myth. राइट। इट्स कंडीशन डिपेंडेंट कि हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। सबसे पहले तो यही है कि आप पहले वो चेकअप करवाएं कि वाई डू यू नीड दैट वाइटनिंग पेस्ट। अगर डेंटिस्ट रेकमेंड करता है कि यू नीड either paste or you need in clinic whitening treatment or any other treatment, फिर right away whitening paste पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि they are more abrasive than the regular toothpaste, तो that can cause harm for the longer run.
Yeah, they have bleaching agents They as have well. bleaching agents, abrasive agents. They are Right. more, their grains are more coarser than the regular toothpaste. राइट, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ है कि डेंटल प्रॉब्लम्स आर जस्ट अ कॉस्मेटिक इशू। It's a myth. It is a myth. दैट वाज, मुझे भी पता है ये तो। ओके, बच्चों के दांतों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। Again, it's a myth. राइट, They need most care. माउथ वॉश इज इनफ इवन यू डोंट ब्रश। No, that's a myth. Right. It's a combination of the activities. ठीक है। सो द नेक्स्ट मिथ इज शुगर इज द ओनली कॉज ऑफ कैविटीज। It's a myth. Sugar intake itself doesn't cause cavity. अगर आप शुगरी स्टफ़ खा रहे हैं और बाद में क्लीनिंग नहीं कर रहे तो that is the cause of the cavities, not sugar itself. ठीक है। You only need to visit the dentist when something hurts. It's again a myth. So we've done quite a lot of myths. हाँ जी. Basically यही मसला है हमारे सारे इस पॉडकास्ट को करने का मकसद भी है कि there are a lot of myths going on around the dental problems. Let's talk about the dental problems now. कि poor oral hygiene की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा मसले बन जाते हैं, especially in children and in teenagers. So I would like you to explain what are the problems and how can we prevent them. जी बिल्कुल है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर एज में डेंटल हेल्थ ज़रूरी है। अर्ली एज से बात करें तो जैसे ही बच्चे के दांत आना शुरू होते हैं और उसने एक प्रॉपर लिक्विड डाइट को छोड़कर एक सॉलिड फूड्स खाना शुरू करना है तो फॉर दैट पर्पस बच्चे को दांत ज़रूरी हैं और उसको रिटेन रखना भी ज़रूरी है कि आया बच्चों में जो मेजर प्रैक्टिस है फीडर की, बॉटल फीडिंग की, वो एक प्रॉब्लम बनती है। रैम्पेंट केरीज होती है कि हर दांत पर ही ऑलमोस्ट कैविटीज़ बन रही होती हैं और वो इरिवर्सिबल कंडीशन तक चली जाती हैं कि वी हैव द टूथ लॉस्ट। चूँकि परमानेंट टूथ में और ये मिल्की टीथ में काफ़ी डिफरेंस आता है इनकी इरप्शन की एज में, तो फॉर दैट टाइम पीरियड हमें टूथ उसके मेंटेन रखने होते हैं, जिसमें हम अगर कोई इशू है तो फिलिंग्स कर सकते हैं, फ्लोराइड एप्लीकेशंस कर सकते हैं, क्लीनिंग हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, सो दे कैन डेवलप बेटर और डाइट भी उससे बेहतर हो। क्योंकि if the child is feeling pain on chewing or eating, child won't eat, he won't develop, the child won't develop into a healthy individual। और दूसरे इश्यूज़ क्या आते हैं कि जैसे ही अगर कोई रिटेन्ड BDRs हैं या ब्रोकन डाउन टूथ हैं चाइल्ड के, तो उसके जो परमानेंट टूथ हैं उसमें इरप्शन में उसकी सिंपल कहूँ तो अलाइनमेंट में काफ़ी आएंगे। मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं जिनमें ये इश्यूज़ रहते हैं और लेटर एजेस में, टीन एज में जाकर उनको ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका भी अब टीन एज की तरफ आता जाऊँ तो टीन एज में भी काफ़ी इश्यूज़ हैं और उसमें सबसे ज़्यादा एक तो उनकी हैबिट्स में, रूटीन में या कह लें नेग्लिजेंस में, क्योंकि टीनेज में आकर बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे आपके गम हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही होती है, बैड ब्रेथ हो रहा होता है, फिर हाइजीन मेंटेनेंस उस तरह से नहीं होती, टीनेज लाइफस्टाइल भी ऐसे ही केओटिक होता है, ठीक है। तो उसके बाद जिस तरह मैंने बताया, अगर अर्ली एज में किसी के दांत की इरप्शन प्रॉपर नहीं हुई परमानेंट टूथ की, तो और वो टीनेज में भी नेग्लिजेंट रहा है, तो उनको मेल पोजीशन टीथ होते हैं, मतलब मेल अलाइन टीथ आएंगे और ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस की तरफ जाना पड़ेगा उन्हें या अलाइनर्स की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर टीनेज में ये चीज़ रिकवर हो जाए तो बेहतर रहती है। अगर उधर भी नेग्लिजेंस चलता जाए तो फिर अगर वो लेटर एजेस में ब्रेसेस करवाते भी हैं, जैसे मेरे पास अगर कोई टीनेज में आते हैं पेशेंट, उनकी ऑर्थो रिकवरी अच्छी है, उनकी ऑर्थो ट्रीटमेंट की प्रोग्नोसिस या उनका रिजल्ट्स अच्छे आते हैं बनिस्बतन लेटर एजेस, इवन इन 20s और 30s में तो बहुत ही मुश्किल होता है। उसमें ये कि देखें, अगर आपने अर्ली एजेस पर प्रॉपरली उस चीज़ को डायग्नोस किया, आइडेंटिफाई करके उसको अर्ली एज पर ब्रेसेस दिए, तो टिल द टाइम ऑफ हिज अडल्ट एज that all teeth will be aligned, there will be no issues। अगर मेल अलाइन टीथ है, सबसे बड़ी मसला ही हाइजीन मेंटेनेंस का होता है, क्योंकि टूथ आर नॉट प्रॉपरली पोजीशनड, यू कैन नॉट इफेक्टिवली ब्रश और फ्लॉस और डू एनीथिंग एल्स। और अगर ये देखें, अगर 8-10 साल ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी तो जब तक वो 20s में जाते हैं, टीथ अलाइंड हो भी जाएँ तो चंद एक दांत तो वैसे ही डिके कर चुके होते हैं। तो इट्स बेटर टू हैव दैट ट्रीटमेंट इन स्पेसिफिकली अबाउट ब्रेसेस कि as early as possible in teenage, around about 12 to 13 age or whenever the permanent teeth are completed, वो एक proper age है। So जैसा कि हम बात कर रहे थे कि प्रिवेंशन कर लें बेहतर है, ट्रीटमेंट्स भी वक्त पे करा लें।
एंड एज अ नेशन हमारा एक वो एक क्या कहते हैं कंबाइंड एफर्ट रही है कि वी वांट कि हम पहले खुद से कुछ ट्राई करें एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज गोइंग टू द डॉक्टर. सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई लोग अगर खुद से घर पे प्रिवेंशन के लिए कुछ ट्राई करना चाहते हैं, क्या करें? ऐसी कोई चीज़ है जो वो यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, होम रेमेडीज़ या कुछ मार्केट में प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि एक टेम्परेरी रिलीफ़ या कुछ इफ़ेक्टिव रिलीफ़ दे सकती हैं। और जिस तरह अगर सेंसिटिविटी के इशू हैं तो उसमें हम सेंसिटिविटी पेस्ट जैसे सेंसोडाइन रैपिड एक्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड रिलीफ अबाउट सेंसिटिविटी। और उसको यूज़ करने के लिए बेहतर तरीका यही होता है कि आप लाइट ब्रशिंग से के साथ या सिंपली अपनी फिंगर पे अप्लाई करके माइनर सा साइज़ उसको सारे दांतों पर अप्लाई करिए या स्पेसिफिकली उस दांत पर करें कि जहाँ पर आपको सेंसिटिविटी फील हो रही है, एंड लीव इट फॉर अ मिनट और टू, let it do its action, or you will feel relieved after that. सही है. Sensodyne is a better thing. What makes Sensodyne Rapid Action better for sensitivity rather than other products in the market? देखिए क्योंकि ये स्पेसिफिकली इट्स डिज़ाइन फॉर सेंसिटिविटी इशू, इसमें जो इसका स्ट्रॉन्शियम एसीटेट का कंपोनेंट है दैट्स अ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट जो कि एक लेयरिंग करता है डीपर डेंटिन टिश्यूज़ पे, और दैट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड रिलीफ अगेंस्ट द सेंसिटिविटी। प्लस इसमें इन्होंने सॉर्बिटोल जो एक बाइंडिंग एजेंट एज अ फ्लेवर एजेंट भी यूज़ होता है, तो इट्स हैज़ अ प्लेजेंस फ्लेवर कि किसी को ऐसा भी ना महसूस हो कि हम कोई दवाई लगा रहे हैं, इट इज़ अ प्लेजेंट फ्लेवर। और इसके अंदर प्रॉपर कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो सेंसिटिविटी पर एक्ट करते हैं, सो इट्स अ गुड पेस्ट। वी टॉक्ड अबाउट प्रिवेंशन. अब मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं डेंटिस्ट के पास जो पुअर ओरल हाइजीन की वजह से होने वाले मसाइल के लिए लोग करवा सकते हैं? बिल्कुल, दे आर रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स। अगर हाइजीन मेंटेनेंस की बात है तो द बेसिक थिंग इज स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। उसके बाद आप अगर स्टेन्स रहते हैं या यू हैव येलोइंग ऑफ टीथ, यू कैन गो फॉर वाइटनिंग और ब्लीचिंग। देन इफ़ यू हैव डिकेड टूथ, अगर आपके दांत ख़राब हो रहे हैं जिसको कीड़ा लगना कहते हैं आम अल्फाज में, तो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन हम उसकी फिलिंग या पिट एंड फिशर सीलेंट या फिर रूट कनाल्स कर सकते हैं फॉर द रिकवरी, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। अगर स्वेयर चीज़ों पे जाएं तो फिर एक्सट्रैक्शंस भी हैं और फिर ब्रिजेस एंड इम्प्लांट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है. एंड एज अ डेंटिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इस बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकते हैं? क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज इशू, जैसे हम शुरू से भी बात करते आ रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने कब जाना है, और वो मसला जब तक एंड तक ख़राब नहीं हो जाता वो जाते ही नहीं है जब दांत बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं हम एज अ नेशन या गवर्नमेंट सेक्टर पे, या क्या क्या करें कि अवेयरनेस को बढ़ा सकें अबाउट दिस प्रॉब्लम? देखिए अभी तक या मोस्टली जितनी भी अवेयरनेस की कैंपेन्स या थोड़ी बहुत एजुकेशन कैंपेन्स की जाती हैं, दे आर मोर डायरेक्टली टूवर्ड्स जस्ट डू ब्रशिंग 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 एंड एवरीथिंग। हमें दांतों की इम्पोर्टेंस को समझना है। हम डेंटल ट्रीटमेंट को मोस्टली एज अ लायबिलिटी लेते हैं रादर देन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हाँ बिल्कुल. विच इज़ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमें लोगों को ये समझाना है कि दांतों की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके साथ हमारे कौन से इफ़ेक्ट्स दूसरे जुड़े हैं, हमारी हेल्थ किस तरह से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर दांत प्रॉपर नहीं हैं या आप प्रॉपर बाइटिंग नहीं कर सकते तो आप प्रॉपर चबा नहीं सकेंगे, आप प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, और दैट विल कॉज हेल्थ इश्यूज़। उसके अलावा आपके दांत जो हैं वो आपकी फ़ोनेटिक्स में यानी तलफ़ुज़ में भी बहुत असरअंदाज होते हैं। बहुत से अल्फाज जो हैं वो दांतों की प्रॉपर एक पोजीशनिंग से बनते हैं। उसके अलावा आपकी खूबसूरती का बहुत बड़ा एलिमेंट है, हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि दांत खूबसूरती का बहुत बड़ा एलिमेंट है। उसके अलावा जनरल हेल्थ का बहुत बड़ा एलिमेंट है। और तो इसके अलावा आप देखे जाए, अगर गम इश्यूज़ हैं तो डायबिटिक पेशेंट्स में भी जो आपकी गम हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तो गम पेरियोडोंटिक कंडीशंस है तो बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ते रहते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी बढ़ते हैं उसकी वजह से। तो इसलिए हमें दांत की इम्पोर्टेंस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रादर दैन जस्ट इम्प्लीमेंटिंग के डू ब्रशिंग एंड डू क्लीनिंग एंड एवरीथिंग। वी शुड मेक पीपल अवेयर व्हाट विल दे मिस इफ़ दे डोंट केयर। ठीक है, तो अगर इम्पोर्टेंस हम अच्छी तरह से समझा लेंगे तो लोग
ब्रशिंग भी करना चले वही तो लग कर लग लेते हैं। जाएंगे और केयर भी करेंगे। Lastly, I would just like to, जिस तरह आपने बात भी की कि ब्रशिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई जस्ट वांट टू यू टू एक्सप्लेन और टेल द ऑडियंस कि एक अच्छी ओरल हाइजीन होती क्या है। उसमें ब्रशिंग की टेक्निक भी थोड़ी बताइएगा, एंड फ्लॉसिंग करने का तरीका, माउथ वॉश यूज़ करने का सारी डिटेल्स। जी बिल्कुल, ब्रशिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा-सा मैं इसका बताता चलूँ कि हम नॉर्मली जो लोग क्या करते हैं, ब्रश के साथ एक प्रॉपर जंग करते हैं, दांतों के साथ और ब्रश के राइट। साथ। वो जंग हमें नहीं करनी, हमने लाइट हैंडेडली अपने दांतों को क्लीन करना है। और इसमें हमने गौर ये रखना है कि हमने गम्स को, मसूड़ों को ज़्यादा अब्रेड नहीं करना, यानी मसूड़ों की तरफ ब्रश ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि दैट्स अ सॉफ्ट टिश्यू। हमने सिर्फ टूथ को क्लीन करना होता है, ठीक है। और हमने कोशिश करनी होती है कि अराउंड एक एंगुलेटेड कंडीशन, एक एंगुलेटेड एंगल पे ना, आपने अराउंड 45 डिग्री एक रिकमेंडेड एंगल है ब्रश का जो हम करते हैं, और सिंगल स्ट्रोक में आप लाइट हैंडेडली करें। और रही बात जो फ्लॉसिंग की, फ्लॉसिंग बेसिकली होता है इंटरडेंटल, यानी दो दांतों के दरमियान की स्पेस को क्लीन करना, क्लीन और करना। वो मोस्टली फूड पार्टिकल्स मसूड़ों में जाकर जम रहे होते हैं। सही तो है। फ्लॉसिंग उस कंडीशन में करनी चाहिए, मतलब करनी चाहिए, उस पर्पस के लिए करनी चाहिए। सो बेसिकली खाने के बाद कोशिश खाने के करें बाद करने। को सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सुबह नाश्ते के बाद करें और रात सोने से पहले मील के बाद करें, रात ठीक की है। मील के बाद और सुबह के नाश्ते के बाद। इससे बैड ब्रेथ भी आपकी रिकवर होगी, और आपको एक क्लीनिंग रहेगी, कोई फूड पार्टिकल नहीं रहेगा आपकी ओरल कैविटी में। और माउथ वॉश के यूज़ आप जब ब्रशिंग करें साथ माउथ वॉश भी करें, यूज़ दैट विल करते हैं। हेल्प यू क्लीन द अदर टिश्यूज ऑफ योर लाइक टंग एंड चीक्स, इनर साइड ऑफ चीक, दैट वुड क्लीन दैट टू। So thank you so much for joining us and giving us your time. And on that note, I would like to end this session. मैं इसे जाने से पहले आप सबसे एक आखिरी रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि दांतों के मसाइल को प्लीज़ ईज़ी ना लें, उनको निगलेक्ट ना करें। वक्त पे अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। सालाना 2 दफ़ा 3 दफ़ा 3-4 महीने बाद एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास चले जाएं और चेकअप करवाएं, ताकि जो भी दांतों के मसाइल हैं वो वक्त के ऊपर ही उनको ठीक कर लें, ताकि ना फाइनेंशियल बर्डन हो और ना ही कोई इमोशनली आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करना पड़े। और अपने दांतों का ख्याल रखें। ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत ज़्यादा कभी कभी अपने चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं और इन मिथ्स पे यकीन कर लेते हैं। सो दैट इज़ वाई वी डिड दिस सेशन टू क्लैरिफाई कि ये जो सारी बातें हम सुनते सुनाते रहते हैं, इनमें कितनी सच्चाई है। सो अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करें, अपने दांतों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि दांत ही हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को भी बनाते हैं और आपके अंदर की चीज़ों को भी मेंटेन रखते हैं। एंड होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की सेशंस देखना चाहते हैं तो ओला डॉक के चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आई होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। हमारा पॉडकास्ट देखते रहिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।